हेलो एवरीवन। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में ये सिक्स क्लास है अपनी, और आज हम लोग जानेंगे कि भारत में जो कंपनी ने रूल किया उसमें उनके मुखिया, एक तरह से गवर्नर जनरल कौन कौन रहे हैं और उनके बारे में जानेंगे। थोड़ी इन्फॉर्मेटिव क्लास होगी, समझने से ज़्यादा थोड़ा सा याद करने की क्लास होगी, ठीक है। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा बैक में जाके और थोड़ी चीज़ें बताना चाहता हूँ आपको। इससे पहले जो हमने पढ़ा, इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि अंग्रेज़ भारत में आए, बट उनके साथ में और चार पांच बड़ी पावर्स जो यूरोप से और उनके साथ आई, जिसमें फ्रेंच थे, पोर्चुगीज थे, डच थे, है ना, और डेनिस थे एक तरह से, ठीक है। तो ये आई और इनको किस तरह से अंग्रेज़ों ने अपने रास्ते से हटाया, ठीक है। फर्स्ट थिंग ये हुई। उसके बाद में उन्होंने देखा कि इंडिया के राजा कौन कौन है, इनको अब लाइन से हटाते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने किसको हटाया? बंगाल के नवाब को, ठीक है। बंगाल के नवाब को हटाया, साथ में मुगल को भी साथ में बक्सर की लड़ाई में हरा दिया। मुगल पहले से ही कमज़ोर हो चुका था, तो वो तो इतना पावरफुल था नहीं, पर बंगाल के नवाब बहुत पावरफुल थे, तो उनको इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर से साइड में कर दिया। उसके बाद इन्होंने देखा कि भाई यहाँ तो अपना रीजन, यहाँ पे तो अपना राज हो गया, पर साउथ और डेक्कन पे कौन राज कर रहे हैं? डेक्कन पे तीन बड़े राजा राज करते थे। एक तो मराठास का राज था, एक निज़ाम हैदराबाद का था, और एक मैसूर का किंगडम था, ठीक है। तो इन्होंने निज़ाम के साथ में तो ठीक है, सब्सिडरी अलायंस हो गया, और वो वैसे भी उनका दोस्त बन गया, उससे ज़्यादा कुछ लड़ाई की नहीं। तो निज़ाम से तो वैसे ही सेटल कर लिया बिना किसी युद्ध के। पर मराठाओं के साथ में और मैसूर के साथ में इन्होंने वार लड़ी। मराठाओं के साथ में तीन तीन वार लड़ी, और मैसूर के साथ में कितनी लड़ी? चार। और जब ये तीन वार जीत, लास्ट जो फाइनल वार इनमें हुई मैसूर और मराठाओं की अंग्रेज़ों के साथ में, तो उनमें तीन वार के बाद में मराठा भी साइड में हो गए, हरा दिया उनको, और मैसूर को भी साइड में कर दिया, और इस तरह से उन्होंने पूरा का पूरा भारत देश पे कब्जा कर लिया। मैंने लास्ट क्लास में लास्ट में मैप भी बताया था। कुछ लोग आए नहीं थे पिछली क्लास में, आई डोंट नो क्यों नहीं आए थे। मे भी हो सकता है कि कुछ बारिश वगैरह का भी कुछ इशू था। तो मुझे लगता है कि आप लोग वीडियो देख के आए होंगे। अगर आपकी किसी भी रीज़न से कोई क्लास मिस हो जाती है, ठीक है, तो आप अगली क्लास में आने से पहले वो वीडियो देख के आए, ठीक है। ज़्यादा देर का वीडियो तो होगा नहीं, मैक्सिमम 50 मिनट का होगा। या पिछला क्लास थोड़ा बड़ा था और इम्पोर्टेंट क्लास था, इसलिए थोड़ा बड़ा भी वीडियो था उसका, कि किस तरह उसने बंगाल पे कब्जा किया। अब चूंकि ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो आप कोई चीज़ को मिस करके नहीं आ सकते कि भाई ठीक है आज की क्लास ले ली, फिर परसों की ले लेते हैं और बीच का वीडियो बाद में कभी देख लेंगे। तो ये मत कीजिए आप लोग प्लीज़, है ना। तो सब लोग एक तो मेरा तो ये मानना है कि कैसा भी ट्राई कीजिए कि आप कंटिन्यू रहे। आपको ये मटेरियल ये सब कुछ है ना, मे बी मैं खुद बनाया काफ़ी जगह से, बट ये चीज़ें आपको और भी जगह मिल सकती हैं, है ना। ऐसा नहीं है, और लोग भी पढ़ा सकते हैं, और जगह भी मिल सकती है। बट प्रॉब्लम क्या है, आप लोगों में कंटिन्यूटी नहीं आएगी। आप पढ़ेंगे तो देखना, आप इतने दिन इतने सालों से पढ़िए यूट्यूब पे तो बहुत सारी चीज़ें, फिर भी आप नहीं पढ़े होंगे। पर हमारा लक्ष्य क्या है, जैसे ज्योग्राफी का चैप्टर पूरा कोर्स हुआ तो आपने साथ के साथ में उस कोर्स को कंप्लीट कर लिया। हिस्ट्री का होगा तो साथ के साथ आप कंप्लीट कर लेंगे। ये एक कंटिन्यूटी आती है इस तरह से पढ़ाने से। तो आप लोग थोड़ा कंटिन्यू रहिए, जो भी लोग हैं, ठीक है। कुछ लोग आते हैं, कुछ नहीं आते, कुछ बीच बीच में आते हैं। गेस्ट गेस्ट स्टूडेंट भी आते हैं बीच बीच में, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। आ, तो आज हम लोग देखेंगे कि लास्ट में इन्होंने क्या किया। जैसे अब थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है ना, कि भाई ऑर्डर किसी ऑर्डर में आए थे, तो ये क्या कर चुके। अब इस टाइम पे क्या है, जहाँ पे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये चैप्टर, उस टाइम पे क्या है कि अंग्रेज आए, उन्होंने बाहर की सुपर पावर्स जो भी थी, फ्रेंच को, उनको सबको हरा के साइड में कर दिया। फ्रेंच को कर्नाटिक वार में हरा दिया, और नवाबों को किस में हरा दिया? ये क्या नाम है अपने, बैटल ऑफ बक्सर और प्लासी में। पहले प्लासी छोटी लड़ाई थी, उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर में नवाब को भी साइड में कर दिया। नवाब के साथ में फ्री में कौन साइड में हो गया? मुगल भी साइड में हो गए। तो एक तरह से नवाब और मुगलों को साइड में कर चुका है इस टाइम पे ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब वो कंपनी है अभी भी। तो वो कंपनी किसको, उनको तो साइड में कर चुकी, नवाबों को साइड में कर चुकी है, मुगलों को साइड में कर चुकी है, अवध का नवाब भी उसके काबू में है, और बाहर की सुपर पावर्स को भी काबू में कर लिया। बस साउथ की कुछ पावर्स और डेक्कन की कुछ पावर्स, मराठा और वो बचे थे मैसूर। इस टाइम की बात है। अब वो देख रहे हैं कि इनको भी हराना है। तो उस टाइम पे क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव का नाम आपने सुना होगा। वो रॉबर्ट क्लाइव ने पहले नवाबों को हटाने में, तो रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी।
नवाब को हटाने में बैटल ऑफ प्लासी में खुद था, बैटल ऑफ बक्सर में खुद नहीं था, पर जब संधि हुई इलाहाबाद की तब आके और संधि में ड्यूल सिस्टम वगैरह लागू कर दिया उसने। और उसके बाद में उसने खूब धन धान्य यहाँ से पूरा पूरा लूटा एक तरह से बंगाल से। और ये सब करने के बाद वो वापस से उसको बुला लिया गया, कहाँ पर, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में क्या हुआ कि इंग्लैंड में आपको पता है, थोड़ी सी रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बता दूं कि इंग्लैंड में जाने के बाद उसके साथ में क्या हुआ कि वो अ, अब देखो कंपनी, आप ये मत सोचिएगा कि ये कोई ब्रिटेन की गवर्नमेंट चला रही है ना। ये सिर्फ एक कंपनी है ब्रिटेन की, जैसे उस वहाँ पे बहुत सारी कंपनियां थी, उनमें से एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। उसका एक तरह से गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। तो पर वहाँ की गवर्नमेंट कुछ भी रूल बना सकती है उस कंपनी के लिए। तो गवर्नमेंट ने इसको वापस से बुला लिया कि तुम वापस आ जाओ इंग्लैंड। वहाँ पे गया तो इस पर कार्रवाई करने लग गए। क्यों कार्रवाई होने लग गई? क्योंकि दूसरी कंपनीज के लोग थे, उन्होंने बोला कि ये लोग ऐसे ऐसे फॉरेन में जाके और वहाँ की सत्ता को हड़प लिए हैं और वहाँ के लोगों पे जुल्म कर रहे हैं। बंगाल में इतनी बड़ा अकाल पड़ा है, फैमिन आई है, और इसमें इतने 1-1 करोड़ लोग मर गए हैं, और ये लोग बहुत वहाँ पे मानवाधिकार गड़बड़ कर रहे हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव पे ये सारे मुकदमे चले, ऐसा बताते हैं। फाइनली वो रॉबर्ट क्लाइव ने खुद ने सुसाइड भी कर लिया। ठीक है, तो ऐसे उसका अंत हुआ। रॉबर्ट क्लाइव के बाद में कौन आया? ठीक है, अब चल रहा है 1772, और ये 13 साल तक, लगभग 1785 तक कौन रहा? वॉरेन हास्टिंग। नाम याद रखिएगा, वॉरेन हास्टिंग। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। गवर्नर जनरल, गवर्नर नहीं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं, बंगाल, सिर्फ बंगाल। ठीक है, उस टाइम पे पूरे इंडिया पे काबू नहीं किया था। पूरे इंडिया पे कब काबू हो जाएगा इन लोगों का? जब ये मराठाओं को भी हरा देंगे, मैसूर को भी हरा देंगे। वो बाद में हराएंगे, इसके बाद में हराएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जब ये आया तो इसने अब युद्ध लड़ना स्टार्ट किया। मैंने क्या बताया, अभी तक क्या हो चुका, रॉबर्ट क्लाइव आ चुका, उसने उसने नवाब को साइड में कर दिया है, मुगलों को साइड में कर दिया, पर अभी भी मराठा वगैरह नीचे हैं। आप ऐसा मत सोचना सर वो तो पहले ही पढ़ चुके हम लोग, मराठा वगैरह उनको तो पहले साइड लाइन कर दिया। अरे ऐसा नहीं है, मतलब एक ऑर्डर तो बताना पड़ेगा ना। ऐसा मतलब वो ठीक हो पहले पढ़ाया इसका मतलब पहले नहीं हुआ। अभी आप लोग इस चीज़ को समझिए थोड़ा सा ना। तो ये चीज़ हो गई है ना। तो अब इतना तो आप लोग समझते हैं, मेरे मेरे हिसाब से इतना हेल्दी माइंड तो होगा आप लोगों का कि इस तरह से कंफ्यूज नहीं होंगे आप कि भाई पहले पढ़ाया तो बिल्कुल पहले ही होगा, ऐसा ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अगर सोचो कि मैं आज आप लोगों को ये मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और कल को मैं अशोका के बारे में पढ़ाता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई अंग्रेज पहले आ गए थे और अशोका बाद में आया था, या गौतम बुद्ध बाद में आया था। क्योंकि जब मैं ऑर्डर पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता है ऑर्डर आगे पीछे रहेगा उसका। ठीक है, तो आप ईयर्स पे ध्यान दीजिए कब कौन रहा। ठीक है, और आज एक आपको असाइनमेंट भी मिलेगा गूगल क्लास में, सिंपल असाइनमेंट है और आप लोग इजीली कर पाएंगे उसको। उससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, मैं बता दूंगा क्या असाइनमेंट है। तो ये बन के आया फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, इससे पहले रॉबर्ट क्लाइव क्या था? गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, ये क्या बना? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इंडिया नहीं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, तो ये बन के आया। इसने सबसे पहले आके देखा कि ये ड्यूल सिस्टम जो रॉबर्ट क्लाइव चला के गया ना, ड्यूल सिस्टम आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि दीवानी तो इन्होंने अपने पास ले ली कंपनी ने, और निजामत दे दी निज़ाम को। दीवानी मतलब सारा पैसा वैसा का कलेक्शन, पुलिस और जुडिशियल मतलब जज वज ये सारे इनके अंडर रहेंगे, और तुम एडमिनिस्ट्रेशन करो। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब रोड बनाओ, टंकी बनाओ, कुछ बनाओ, लोगों की हेल्थ पे ध्यान दो, शिक्षा पे ध्यान दो। पर इससे बुरी हालत हो रही थी वहाँ पे बंगाल में। खाने पीने के लिए नहीं था ना, तो निजाम ध्यान दे रहा था क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था ये सब करने का। कंपनी को कोई मतलब नहीं था, लूट से मतलब था। तो इसने क्या किया, सबसे पहले आके इसने इस ड्यूल सिस्टम को ख़त्म किया और बोला कि ये सब नाटक बंद करो, कोई ड्यूल सिस्टम नहीं है, हम ही निज़ाम है और हम ही मतलब दीवान है। हम ही अब एडमिनिस्ट्रेशन भी देखेंगे यहाँ का, और जो निज़ाम था उसको भेज दिया कहीं पेंशन पे भेज दिया कि भाई तुम अब आराम से रहो, कहीं कोने में बैठ के रहो, तुम्हारे को कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुमको हम थोड़ा थोड़ा पैसा दे देंगे, आराम से शांत रहो। ठीक है, इनके टाइम पे क्या हुआ कि अब क्या हुआ था कि कंपनी है ना, कंपनी का क्या हुआ था कि कंपनी का एक तरह से कंपनी को बहुत लॉस होने लग गया था। इंडिया में नहीं, इंडिया में तो बहुत पैसा कमा रही थी, पर अमेरिका वगैरह में ये डच वगैरह कंपनीज में इनमें कॉम्पिटिशन चल गया था, तो वहाँ पे बहुत लॉस हो रहा था। तो कंपनी को बहुत लोन लेना पड़ रहा था अपने सारे ऑपरेशंस चलाने के लिए पूरे वर्ल्ड में। इस चक्कर में कंपनी ने बहुत सारा लोन ले रखा था, किससे? गवर्नमेंट से।
कहाँ की गवर्नमेंट से? ब्रिटेन की गवर्नमेंट से। तो अब बहुत सारा लोन ले रखा था, तो बहुत सारा लोन चुका नहीं पा रही थी कंपनी। तो अब वहाँ की गवर्नमेंट ने सोचा कि अच्छा मौका है, इससे पहले तो हम कुछ कर नहीं पाए थे पर अब अच्छा मौका है, अब कंपनी पे धीरे धीरे गवर्नमेंट की पकड़ बनाते हैं। ठीक है। जैसे सोचो, आप ये चीज़ सोचो, अभी रिलायंस कंपनी है यहाँ पे, रिलायंस कंपनी अफ्रीका में काम करने लग जाए, और अफ्रीका में काम करते करते उसको नुकसान होने लग जाए किसी भी रीजन से, और अफ्रीका में काम करते करते नुकसान होने लगे, और अब रिलायंस पे इंडिया का तो कोई काबू नहीं है, वो तो आराम से वहाँ पे बिजनेस करेगी, जैसा करना चाहेगी वैसे करेगी। पर जब वो उसको नुकसान हो गया और इंडिया की गवर्नमेंट से उसने पैसा उठाया और वो चुकता नहीं करेगी, जैसे विजय माल्या ने नहीं किया सपोज करो, तो चुकता नहीं करेगी, तो धीरे धीरे इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, उसके लिए कानून बनाने लगेगी, और उसको पूरा उसका जो भी संपत्ति उम्पत्ति होगा वहाँ पे उस पर धीरे धीरे कब्जा करने लगेगी। जो अफ्रीका में काम कर रही है उस पर सारा का सारा कब्जा करेगी। इसी तरह से वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी, ब्रिटेन की सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा ये प्राइवेट कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, इस पर थोड़ा थोड़ा काबू करना स्टार्ट करता है, इसने हमसे पैसा लिया है, दे नहीं पा रहे। तो फर्स्ट इन्होंने एक एक्ट निकाला, रेगुलेटिंग एक्ट। इनके बारे में थोड़ा सा और बता दूंगा बाद में। एक एक्ट निकाला, रेगुलेटिंग एक्ट, कौन से में आया था? 1773 में। ये सब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो उसके तहत इन्होंने, वहाँ की जो पार्लियामेंट है, ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है ना, उसने थोड़ा थोड़ा इन पे काबू करना स्टार्ट कर दिया। कैसे किया वो थोड़ा और बताएंगे बाद में। पिट्स इंडिया एक्ट भी इसी के टाइम पे आया था। सेम इसी की तरह एक और एक्ट आया रेगुलेटिंग के बाद में, गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं और थोड़ा ठीक से काबू करेंगे इन पे, तो दो एक्ट आ गए थे। सिंपल सी बात है। फॉरेन एस्टिंग के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट भी खुल गया था कोलकाता में। पहले देखो कोलकाता में था सुप्रीम कोर्ट, ठीक। उसके बाद में ये जो वॉरेन हेस्टिंग था ना, इसने सबसे पहले भगवत गीता का फ्रेंच में, इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था। ठीक है। इसके टाइम पे हुआ था। और इसने, इसके टाइम पे एशियाटिक सोसाइटी खुली थी। एशियाटिक सोसाइटी क्या होती थी? पहले क्या था कि एशिया के बारे में, एशिया जो ओरिएंटल भी बोलते थे, एशिया जो रीजन है उसके बारे में कोई रिसर्च थी नहीं। खासतौर पे इंडिया के बारे में कोई रिसर्च नहीं थी। इधर उधर किताबें बहुत थी, पर उसका क्या निष्कर्ष निकलता है पूरे वर्ल्ड को बताने के लिए कोई ऐसा कुछ वो नहीं था। तो इन्होंने एक सोसाइटी खोली कि हम लोग आएंगे, बहुत बड़े बड़े विद्वानों को लाएंगे यहाँ पे बंगाल में। बंगाल में क्या, पूरा यहाँ का भगवत गीता, यहाँ पे अगर मान लो कुरान भी है, क्योंकि मुस्लिम भी आ गए थे उस टाइम पे, और अगर मान लो कि और भी पुराण भी हैं, और इस तरह के मान लो और भी धर्मों के जो भी ग्रंथ व्रंथ हैं, सबको हम क्या करेंगे, रीड करेंगे, उनसे निष्कर्ष निकालेंगे और उससे भी फ़ायदा लेंगे, है ना। बहुत आयुर्वेद है इन सब का। तो इनके लिए एक सोसाइटी बना ली इन्होंने, एशियाटिक सोसाइटी बोलते थे, इसी के टाइम पे बनी। ठीक है। इन सबको पढ़ने के लिए। और इसी के टाइम पे दो बड़े युद्ध हुए। मैंने क्या बोला था अभी पहले आपको, रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे अवध अवध और ये बंगाल वंगाल पे कब्जा हो गया था, पर मैसूर और ये बच गया था, मराठा। तो अब उन पे भी कब्जा करना था, तो इसने दो लड़ाइयाँ लड़ ली अपने टाइम पे। मराठाओं से तो पहली बार लड़ाई इन्हीं के इसके टाइम पे हुई, और उसके बाद में ट्रीटी ऑफ सालबाई भी इसी के टाइम पे हुई। ठीक है। और मैसूर के साथ में पहली लड़ाई तो क्लाइव के उस टाइम पे हो गई थी, आपने देखा है ना, उस टाइम पे मैंने लिखाया भी नहीं था कोई गवर्नर जनरल। बस सेकंड वाली लड़ाई इसके टाइम पे हुई, और उसके बाद में ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई। ठीक है। दूसरी के बाद मद्रास हुई थी, मैंगलोर हुई थी, चलो देख लेंगे, मद्रास ही हुई थी। ठीक है। उसके बाद में जब इसका कार्यकाल खत्म हो गया, देखो कितना, 13 साल बाद में, तो उसके बाद में कौन आए दूसरे इंपॉर्टेंट आदमी, गवर्नर, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आते ही क्या किया, कुछ कोर्ट्स वगैरह इस्टेब्लिश किए। पहले बहुत इतना हिरारकी में नहीं था, पंचायत उंचायत गांव के लोग ही बैठ के सेटलमेंट करते थे बहुत सारी चीज़ों का, इसने कोर्ट बना दिए। ठीक है। इसका ये योगदान रहा। इसने संस्कृत कॉलेज भी खोला, देखो कुछ अच्छे योगदान भी इनके। संस्कृत कॉलेज खोल दिया कि भाई संस्कृत के ऊपर पढ़ाई वढ़ाई करो, ये क्या नाम है, भारत है तो संस्कृत तो आनी चाहिए। और इसने एक परमानेंट सेटलमेंट किया। परमानेंट सेटलमेंट मतलब जमींदारी सिस्टम। जमींदार का क्या फंडा होता है आप लोगों को पता होगा, ज़्यादातर लोग गांव से बिलोंग करते हैं। जमींदार का क्या कॉन्सेप्ट होता है बताइए। जमींदार क्या करता है कि पैसे, हाँ मैंगलोर है ना, ओके राइट राइट, सेकंड के बाद में, हाँ गलती से हो गया। तो अगर मान लो जमींदार का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जमींदार क्या करता है कि जमींदार अपनी खेती को दूसरे किसानों को दे देता है। एक तरह से सपोज करो मेरे पास 10 बीघा खेती है और मैं किसानों को दे दूंगा, और किसान वहाँ पे खेती करेंगे, पर मैं अपना हिस्सा लूँगा उसमें से। मैं बोल सकता हूँ कि 50-50% लेंगे, 40-50-60 लेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं। तो मैं जमींदार हो गया, वो किसान हो गया। ठीक है।
तो इसने जमींदारी सिस्टम स्टार्ट किया, परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं उसको। किसने? कॉर्नवालिस ने। पहले भी चला आ रहा था ऐसे, जमींदारी वगैरह पहले भी चला आता था, पर इसने रेगुलराइज किया एक तरह से। तो एक तरह से इसी को मानते हैं कि इसी ने इंट्रोड्यूस किया सबसे पहले एक रेगुलर, मतलब एक पूरे सूबे के अंदर। तो इसने क्या किया कि भैया कुछ कुछ लैंडलॉर्ड्स बना दिए इसने, जमींदार बना दिए, और जमींदारों को बोल दिया कि हमको तो आपको ये पूरी ज़मीन आपकी है, ठीक है, बंगाल की इतनी ज़मीन आपकी, इतनी ज़मीन आपकी, इतनी ज़मीन आपकी, और आप हमको क्या करो, आप तो बस हमको इसमें से इतना पैसा लेके दे दो, ठीक है, आप दे दो, हम भी खुश, और आप जो बचा आपका पूरा पूरा, ठीक है। तो इसने सोच समझ के तो किया था कि उसने सोचा था कि ये सिस्टम सही रहेगा, क्योंकि उन्होंने अपना फिक्स कर लिया कि भाई मेरे को तो 1 बीघा में 10 रुपये चाहिए या 20 रुपये चाहिए, तो 80 रुपये तो आपके, या वो बोल देंगे कि 1 बीघा में से 60 रुपये हमको दो, अंग्रेज बोलेंगे 40 आप रखो, मतलब 40 क्या, उसके अलावा जो भी 1 बीघा में बचा वो आपका। तो क्या करेगा जमींदार कि ट्राई करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी फसलें लगाएं, अच्छे से उस पर ध्यान दे खेती पे, जिससे कि 60 रुपये उसको देने के बाद उसके बाद बहुत सारा पैसा और बच जाए। पर हुआ उल्टा, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, किसानों पे पूरा पूरा लूटा गया, जमींदारों ने कुछ ध्यान नहीं दिया। जमींदारों के ऊपर तो बहुत सारी मूवीज भी हैं, वो क्या करते थे, 60 मान लो 100 में से 60 रुपये तो वो ले गए, अंग्रेज ले गए, किस 40 जमींदार के बच्चे, तो 40 में से जमींदार क्या अपना बढ़ाता रहता था, कभी 40 में से 30 रुपये खुद रख लिया, 10 रुपये जमींदार किसान को दिया, कभी 5 रुपये दिया, इस तरह का कॉन्सेप्ट चलता रहता था, ठीक है। तो इस तरह से ये भी थोड़ी गड़बड़ हो गई थी परमानेंट सेटलमेंट। मैं इस पर भी थोड़ा वापस आऊँगा। इसने सिविल सर्विसेज स्टार्ट की सबसे पहले, सिविल सर्विसेज IAS IPS, ठीक है, ये सारी सर्विसेज इसने स्टार्ट की। तो ये फादर ऑफ सिविल सर्विसेज किसको बोलते हैं? कॉर्नवालिस को। तो देखो, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार इसके टाइम पे हो गया था, और सेकंड एंग्लो मैसूर वार भी ये पहले वॉरेन हेस्टिंग के टाइम हो गया था, थर्ड एंग्लो मैसूर वार किसके टाइम पे हुआ? इसके टाइम पे, ठीक है। ओके, ये चीज़ आपको थोड़ी सी ठीक है पता चल गई। उसके बाद में आए सर जॉन सोरे, अच्छा आदमी था, नॉन इंटरवेंशन, कुछ इसने इंटरवेन ही नहीं किया किसी के अंदर, बोले यार जैसा है राजा महाराजा इनको रहने दो, कुछ नहीं किया इसने, ठीक है। अच्छे आदमी के बारे में ज़्यादा कोई पढ़ता नहीं है, तो इसलिए हम भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये नॉन इंटरवेंशन हो गई इसकी, ठीक है। उसके बाद में कौन आया? लॉर्ड वेलेस्ली। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसने सब्सिडरी अलायंस स्टार्ट किया था, और सबसे पहला सब्सिडरी अलायंस किसने एक्सेप्ट किया था? निज़ाम ने, ठीक है, ये आपको पहले बता दिया हमने। इसके अलावा फोर्ट विलियम कॉलेज भी इसने खोला था कलकत्ता में। फोर्ट विलियम कॉलेज क्या करता था? जो एशियाटिक सोसाइटी के बारे में मैंने बताया ना आप लोगों को, कि यहाँ के सब्जेक्ट्स के ऊपर रिसर्च करना, यहाँ पे क्या क्या चल रहा था, आयुर्वेद और योगा सिस्टम, इनके बारे में रिसर्च करने के लिए इसने एक कॉलेज खोल दिया। फोर्ट, इनके पास फोर्ट विलियम तो था ही, एक किला तो था ही, उसी के अंदर कॉलेज भी खोल दिया इसने। और इसने इसके टाइम पे, ये भी देखो 2 युद्ध इसके टाइम पे भी हुए, सिंपल सी बात है। इसने क्या, चौथा युद्ध लड़ लिया, और वो टीपू सुल्तान की डेथ वगैरह हो गई थी, वो इसी के टाइम पे हुई थी। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, और सेकंड मराठा वार। देखो मराठा वार कितने सालों बाद में हुई? फर्स्ट मराठा वार वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे हुई थी, उसके बाद में सेकंड एंग्लो मराठा वार। आप लोगों को इसका एक चार्ट वार्ट बनाना पड़ेगा बढ़िया सा, कि सेकंड मराठा वार कब हुई थी, थर्ड मराठा वार कब हुई थी, फोर्थ कब हुई थी, थर्ड ही हुई थी, थर्ड तक ही हुई थी, ठीक है। बार्लो ये तो बस रिप्लेसमेंट था 2 साल के लिए, क्योंकि मिंटो पहुंच नहीं पा रहा था, उससे पहले ये एक तरह से रिप्लेसमेंट था थोड़े दिनों के लिए। इसके टाइम पे कुछ खास नहीं हुई। म्यूटिनी ऑफ वेलोर के नाम से एक म्यूटिनी हुई थी, अगर किसी को ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट है तो इसके बारे में पढ़ लेना, मैं भी नहीं बता रहा, ठीक है। उसके बाद में आया लॉर्ड मिंटो, इसने क्या किया? अब देखो मैंने क्या बताया कि धीरे धीरे देखो यहाँ पे फोर्थ एंग्लो मैसूर वार के बाद में क्या हो, मैसूर तो आ गया पूरा कब्जे में, ठीक है। सेकंड एंग्लो मराठा वार के बाद में मराठा भी आ ही गए थे, बस एक और वार बची इसकी फाइनल, ठीक है। पर उसके अलावा भी क्या, कौन था ये? महाराजा रंजीत सिंह पंजाब में थे, उनका भी अलग इंडिपेंडेंट था वो लोग, उसके बारे में मैंने बड़ी पावर्स में नहीं गिनाया था, क्योंकि वो एक अपने एक पटियाला रीजन के उसी के राजा थे उस एरिया के। तो उसके साथ में मिंटो भी अच्छा बंदा था, इसने बोला यार लड़ाई वड़ाई माफ़ करो, अभी हम लोग इनके साथ में संधि कर लेते हैं, बहुत लड़ाइयाँ हो गई मराठाओं के साथ में, मैसूर के साथ में, तो हम एक संधि कर लेते हैं महाराजा रंजीत सिंह के साथ में 1809 में, और अपने अपने शांति से रहेंगे। महाराजा रंजीत सिंह ने भी ये एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, कि ज़्यादा इंटरवेंशन एक दूसरे में नहीं करेंगे, ठीक है।
इसके टाइम पे एक चार्टर आया था 1813 में। ये चार्टर मैं बताऊंगा, 1813 में आया था, यहाँ पे 1793 में। ये चार्टर क्या होते थे, वहाँ की गवर्नमेंट है ना, अंग्रेजों वाले मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो कुछ कुछ इनको फरमान भेजती रहती थी, भाई अब तुम्हारे रूल ये हैं, अब 10 साल बाद में फिर से, 20 साल बाद में फिर से भेज देती थी, अब रूल ऐसे हैं, तुमको ऐसे काम करना है। और कंपनी थी, और कंपनी कहाँ पे बेचती, ब्रिटेन में बेचती, तो अब वो उसकी वहाँ की गवर्नमेंट की तो बात माननी पड़ेगी, तो वो चार्टर भेजती रहती थी कि ये चार्टर एक्ट है एक तरह से इनके ऊपर काबू लगाने के लिए। तो इसके बारे में और ठीक से हम पढ़ेंगे, 4-5 चार्टर आए थे। फिर उसके बाद में ये सब लोग बहुत शांत आदमी थे, बार्लो और मिंटो, ये बहुत शांत आदमी थे, ज़्यादा कुछ इन्होंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। लॉर्ड हास्टिंग ना, वो वारेन हास्टिंग था पहले, ये लॉर्ड हास्टिंग हास्टिंग है। इसने बोला कि भैया नहीं, नॉन इंटरवेंशन कुछ नहीं होता, मेरे को ये काबू करना है, जो भी बचा उचा है अपने सिस्टम उसको काबू करना है। तो इसने पहले तो थर्ड मराठा वार ख़त्म कर दी, मराठाओं का बचा था, मैसूर तो पहले आ गया था कब्जा में, तो इसने थर्ड मराठा वार कंप्लीट की, और इसने वहाँ पे ट्रीटी ऑफ ग्वालियर और मंदसौर वगैरह हुई थी, ये बता चुका मैं। और पेशवाशिप को ख़त्म कर दिया कि कोई पेशवा वेशवा नहीं है, बाजीराव टू था सबसे लास्ट में, और उसको मतलब वो पोस्ट को ही ख़त्म कर दिया, और मराठाओं का राज्य अपने अंदर ले लिया, ठीक है। उसके अलावा इसने मतलब इसके अलावा इसने ये इस जैसे रायटवारी और महलवारी सिस्टम, ये एक एग्रीकल्चर में कर टैक्स लेने की एक तरीका होता है, जैसे जमींदारी होता है वैसे ये भी है, रायटवारी और रेवटवारी और महलवारी। इसके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा बाद में ना, इसके बारे में वापस से बताएंगे आएंगे तब, ठीक है। लॉर्ड हस्टिंग हो गया, फिर लॉर्ड अमरेस्ट है। अमहेरेस्ट इसने इसने इधर की तरफ इसने और ही दूसरी दिशा में असम का पे कब्जा कर लिया, और इधर बर्मा की तरफ अटैक कर लिया इसने 1824 में। और म्यूटिनी ऑफ बैरकपुर, बैरकपुर की छावनी में जैसे इसके खिलाफ मतलब वहाँ की सेना ने अंग्रेजी सेना के खिलाफ एक तरह से म्यूटिनी बगावत भी की थी इसी के टाइम पे। इसके बारे में भी वापस से आएंगे हम लोग, ठीक है। ये म्यूटिनी ऑफ बैरकपुर पे ये थोड़ी बाद में आएगी 1857 की क्रांति में, हो सकता है कल या परसों की क्लास में आ जाएगी ये सब, ठीक है। तो आप बोल सकते हो सर ये तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, हमको कैसे नाम याद रखें, तो मैं आपकी सहूलियत के लिए बता दूँ, 4-5 नाम को मैंने बोल्ड कर रखा है, जैसे लॉर्ड हास्टिंग को, वेलेस्ली को, कॉर्नवालिस को, और ये वारेन हास्टिंग को। तो इनका तो ज़रूर आपको याद रखना, ठीक है, कम से कम इनका याद रखिए। बहुत लंबी लिस्ट है, इवन मैंने एसएससी का सिलेबस के हिसाब से भी देखा, बहुत लंबी लिस्ट रहती है एक एक गवर्नर की, तो वहाँ पे भी याद करना पड़ता है, तो आपको भी याद करना पड़ेगा। मैंने उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें निकालता हूँ कि भाई ठीक है, ज़्यादा वैसा भी ना लगे कि बिल्कुल डर जाओ आप, पर और भी चीज़ें हैं इनके इनके लिए, पर मैं ज़्यादा नहीं देना चाहता था, और ये सफिशियंट है मेरे हिसाब से, इससे ज़्यादा पूछेंगे भी नहीं आपसे, ठीक है। तो आप जो जो मैंने बोल्ड कर रखा उनको पक्के से याद करो। उसके बाद में ऐसे 8-7 ही होंगे, 5 तो यहाँ पे आ गए और 2-3 और हैं अभी, ठीक है। ये 28 के बाद में क्या हुआ कि ये आया लॉर्ड विलियम बेनेटिंक्ट, ठीक है, बेनेटिंक्ट। ये अच्छा बंदा था, बढ़िया था है ना, और ये बना इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अभी तक के गवर्नर जनरल को क्या बोलते थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, पर फिर बाद में एक चार्टर आया, एक्ट आया, उसमें अब उनका नाम चेंज कर दिया, और नाम क्या कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, पूरा भारत एक तरह से। तो इसलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वॉरेन हास्टिंग को बोलते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये थोड़ा याद रखिएगा। इसने अबोलिशन ऑफ सती, सती को ख़त्म कर दिया इसने, सती प्रथा जो चलती थी, मतलब ख़त्म तो क्या हुआ था, बाद में भी होती रही सती, बट इसने एक्ट ला दिया कि कोई सती प्रथा सती नहीं करेगा। इससे पहले किसी ने सती प्रथा और ख़त्म की थी, आप लोगों को पता होगा, है ना, अल्बू करके ने, है ना, उसने ख़त्म कर दी थी। कहाँ पे ख़त्म की थी, पर उसने सिर्फ गोवा के अंदर, इसने पूरे इंडिया के अंदर ख़त्म कर दी, ठीक है, ठीक है, नाइस, गोवा में। और उस टाइम पे क्या होता था, व्यापार करने में बहुत ठग वगैरह बहुत लूटपाट करते थे। जैसे व्यापार में क्या होता था, रस्तों पे क्या होता था कि पहले के ज़माने में कुछ मूवीज भी ऐसी आई हैं, आपने देखा होगा कि रास्ते में जाते थे लोग, बिजनेस वाले बेचारे, और उनको लोग लूट लेते थे रास्ते में, है ना, क्योंकि बड़े सुनसान रास्ते होते थे। तो इन्होंने इसने उन पे बहुत मतलब उन पे बहुत काबू किया, सप्रेशन ऑफ ठगी, ठीक है। इन्फेंटिसाइड, चाइल्ड सेक्रीफाइसेस, ये भी बहुत चलता था भाई, पहले के बच्चों की बलि दे देते थे,
है ना, कुछ कुछ करके कुछ जगहों पे ऐसा रहता था कि बच्चों को ही मार देते थे। और इन्फेंटिसाइड मतलब गर्ल को पैदा होते ही मार देते थे, और बच्चों की बलि दे देते थे, कुछ मतलब कुछ पाने के लिए सेक्रीफाइस करते थे। इन सब जो भी कुरीतियाँ थी उस टाइम की सोसाइटी में, तो उन पे इसने लागू किया। तो ये अच्छा बंदा था विलियम बेंटिक, ठीक है। इसने एजुकेशन एक्ट भी लाया, ठीक है, उसी टाइम पे कि भाई एजुकेशन बढ़े इंडिया में। और इसने मेडिकल कॉलेजेस भी खोले, ठीक है, ठीक है। तो ये एक तरह से तो सही बंदा, सही था आदमी, ठीक है, कोई इसमें नहीं। मैट कैल्फ आया उसके बाद में, ठीक है। ये ज़्यादा दिन नहीं रहा, 2 साल ही रहा। इसको बोलते हैं लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। उस टाइम पे छोटे मोटे न्यूज़पेपर स्टार्ट हो गए थे इंडिया में, पर इन लोगों ने जो पुराने वाले जो भी गवर्नर जनरल आए थे ना, उन्होंने उन पर बहुत काबू कर रखा था। उनको ज़्यादा ठीक से चीज़ें पब्लिश नहीं करने देते थे कि भाई कहीं हमारा राजपाट ना चला जाए। अगर उस टाइम पे न्यूज़पेपर स्टार्ट हो गए थे, ठीक है, तो अगर न्यूज़पेपर में कुछ आ जाएगा तो हमको मतलब जनता पड़ेगी, हमारे खिलाफ विद्रोह हो जाएगा। तो ऐसे करके उन पर बहुत रोक लगा रखी थी, पर इसने रोक हटा दी। तो इसलिए इसको बोलते थे लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, ठीक है। ओपन प्रेस मतलब एक तरह से सारी रेजिस्टेंस हटा दी इसने, ना, ठीक है। तो इसलिए मेटाकाल्फ को इस नाम नाम मिला हुआ है ना। उसके बाद ओकलैंड आए, ठीक है। उसने कुछ नहीं है उसके टाइम पे एक तरह से अब देखो, बर्मा से भी लड़ाई हो चुकी, उधर पंजाब से तो लड़ाई नहीं हुई थी, संधि हुई थी। उसके पंजाब के आगे अफगान थे, ठीक है, अफगानिस्तान। उनसे इन्होंने लड़ाई लड़ ली। अफगानिस्तान में क्या दिक्कत थी इन लोगों को, इनको डर था कि अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेगा कौन, रशिया। रशिया उसके पास में था, तो इसलिए उन्होंने उस पर कब्जा करने की कोशिशें की, ठीक है। थोड़ा बहुत याद रहना चाहिए, इतना ही भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। ये भी ठीक ही बंदा था, इसने भी नेटिव स्कूल्स मतलब लोकल स्कूल्स पे ध्यान दिया कि वो उनमें पढ़ाई वढ़ाई हो, ठीक है। फिर हार्डिंग आया, हार्डिंग ने इसने, अच्छा देखो कितने साल तक महाराजा रंजीत सिंह ने कब चलाया था वो, देखो मतलब बहुत पहले संधि की थी ना महाराजा रंजीत सिंह के साथ में, किसने की थी, यहाँ पे था, यहाँ पे लॉर्ड मिंटो वन ने। और तब से मतलब ये लगभग कब की बात है, 1807 1809 की। और तब से लेके और इनके अच्छे रिलेशन रहे, है ना, इनके पंजाब के अच्छे रिलेशन रहे। पर यहाँ पे जाके हार्डिंग के बाद में यहाँ पे पंजाब के साथ में लड़ाई स्टार्ट हो गई लगभग 25-30 साल बाद में। फर्स्ट सिख वार हुई, और सिख इसके बाद में ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई उसके बाद में, ठीक। इसमें अंग्रेज जीत गए थे, ठीक है। और ये आया एक तरह से लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, 1856 तक रहा। इसको लास्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद में 1857 की क्रांति हो गई थी, और उसके बाद में टोटल मिला के जो कंपनी थी वो ख़त्म हो गई थी। और कंपनी की जगह कौन आ गई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब ठीक है, सीधी गवर्नमेंट आ गई थी कि भाई अब कंपनी वंपनी हटाओ, हम अपना पूरा पूरा हम लोग साम्राज्य संभालेंगे। और उसके बाद आने वाले गवर्नर जनरल्स को क्या बोलने लग गए थे लोग, वॉयस रॉयस, ठीक है, वो अलग आएगा। तो ये लास्ट गवर्नर जनरल था 1857 से पहले, लॉर्ड डलहौजी। बहुत फेमस गवर्नर जनरल रहा है, बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट की, बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी की इसने, है ना। तो इसको मतलब एक तरह से मतलब फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, इस तरह के कुछ कुछ नाम दिए जाते हैं। मैं इसके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताता हूँ, बस याद करने वाली चीज़ें। इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लॉस स्टार्ट की। डॉक्ट्रिन ऑफ लॉस के बारे में आगे मैं थोड़ा सा और बताऊँगा, बट डॉक्ट्रिन ऑफ लॉस क्या होती है कि जैसे कि किसी के बच्चा नहीं है, किसी राजा के बच्चा नहीं है सपोज करो, है ना, तो वो बच्चा नहीं है तो गोद, पहले क्या करते थे, जिन राजाओं के बच्चे नहीं होते थे वो गोद ले लेते बच्चे को, और उसको अपना उत्तराधिकारी मान बना देते थे कि ये अब मेरी जगह राज करेगा मेरे जाने के बाद में। पर अंग्रेजों ने ये ऐसा ऐसा बंद करवा दिया। बोल रहे थे कि नहीं, अगर उसका खुद का बच्चा होगा तो ही ठीक है, अदरवाइज अगर कोई दूसरे बच्चे को, गोद लिए हुए बच्चे को अगर आप राजा बनाओगे तो हम लोग क्या करेंगे, आप पे अटैक करेंगे, और हम मतलब हमारा साम्राज्य स्टार्ट करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। जैसे झांसी में होता, झांसी की रानी की कहानी सुनिएगा, इसी टाइम पे हुआ था लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप देखिएगा, झांसी की रानी शायद मणिकर्णिका मूवी भी आई है ना उसके ऊपर, तो वो इसी के तहत अंग्रेज छीनना चाहते, तो वहाँ पे पूरे बच्चे की कहानी है, किसी ने मूवी देखी होगी ना, किस तरह से बच्चा आई थिंक गोद लेती है वो बच्चा, और कुछ ऐसा ऐसा कुछ इशू रहता है उसमें। और फिर उसके बाद में
अंग्रेज उसको एक्सेप्ट नहीं करते और अटैक कर देते हैं, और इस तरह का कुछ कुछ चलता है उसमें। तो टोटल मिला के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये है, और इसके तहत उन्होंने बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे राजाओं की संतानें नहीं हुई थी और या मर जाते थे या ये मरवा देते थे पहले ही, तो जिससे कि उनके कोई बच्चा नहीं रहता था, तो अटैक करके अपने अंदर साम्राज्य के अंदर ले आते थे उसको। ठीक है, इसके टाइम पे चार्ल्स वुड डिस्पैच आया। ठीक है, इसके बारे में मैं बताऊंगा चार्ल्स वुड डिस्पैच क्या है। इस शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए भारत में आया था। ठीक है, डिस्पैच मतलब चार्ल्स वुड डिस्पैच का मतलब है एक नया कानून आया, एक तरह से ऐसे सोचो। इस टाइम पे पोस्ट ऑफिस एक्ट आया, मतलब पोस्ट ऑफिस खुलने लग गए थे इसके टाइम पे। टेलीग्राफ भी खुलने लग गया था। ठीक, टेलीग्राम हो गए है ना। ठीक है, टेलीग्राफ, टेलीग्राम, पहली टेलीग्राम लाइन, मतलब वो फ़ोन की तरह होते हैं ना, टेलीग्राम भेजते थे पहले के टाइम पे। ठीक है, फर्स्ट रेलवे टाइम भी इसके टाइम पे, रेलवे लाइन भी इसके टाइम पे बिछी। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने तक। ये पहले हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज भी इसने खोली रुड़की में, जिसको अभी आईआईटी रुड़की बोलते हैं, तो इसी के टाइम पे खोली हुई है। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो फर्स्ट एंग्लो एंग्लो सिख वार लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे हो गई थी, पर सेकंड इसके टाइम पे हुई, और यहाँ पे इसने सिखों को पूरी तरह से हरा दिया। ठीक है, हटा दिया। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट भी इसने स्टार्ट किया, है ना। पीडब्ल्यूडी के बारे में आपको पता है, ये सारी चीज़ें जो ब्रिज वगैरह, ये जो भी बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं पीडब्ल्यूडी बनाते हैं। इसने सारे टाइटल्स वगैरह को ख़त्म कर दिया। टाइटल्स मतलब बोलते थे नवाब ऑफ ये वो इस तरह के नाम रहते थे ना, तो जो भी पेंशन पे थे उनका नाम से हटा दिए, बोले कोई नवाब वो आपका फंडा नहीं है, इस तरह से करके सारे टाइटल्स वगैरह हटा दिए। राजा महाराजा अपने आगे लगा देते थे, महाराज महाराज महाराजा राज और कुछ ऐसे ऐसे बड़े बड़े लगाते थे नाम, तो वो सब हटा दिए। इसने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स स्टार्ट कर दिया सिविल सर्विसेज का। ठीक है, यूपीएससी तो बाद में आया, बट एक तरह से वही आईएएस आईपीएस के लिए। और इसने विडो रीमैरिज एक्ट स्टार्ट किया इसने। मतलब पहले क्या होती थी कि जो विडो हो जाती थी, जो मतलब एक तरह से जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, वो वापस से शादी नहीं कर सकते थे, तो इसने स्टार्ट किया कि नहीं कर सकते हैं वापस से शादी। ठीक है, तो इस ये उसके लिए एक्ट लेके आया कि ऐसा कोई नहीं कि पहले कोई शादी कर लेते थे उसका समाज से बहिष्कार कर लेती थी, सारा समाज उसको मारने पे दौड़ता था, सब कुछ होता था, पर इसने एक्ट लाया और उनको प्रोटेक्शन दिया कि ऐसा नहीं है, शादी कर सकते हैं, इसमें क्या वो है। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, और आज का टॉपिक ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा था, तो आप लोगों को थोड़ा सा याद ज़्यादा करना पड़ेगा। याद करना पड़ेगा, इसका कोई सॉल्यूशन है नहीं मेरे पास में, ना। शायद आप लोगों के पास कोई सॉल्यूशन हो तो बता देना। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि उसके आगे पीछे की कहानी बताऊँ आपको, जिससे कि थोड़ा सा याद रहे आपको। ठीक है, और आप लोग थोड़ा सा अगर जिसको और इंटरेस्ट है, तो वो थोड़ा थोड़ा गूगल का यूज़ करके इनके बारे में और डिटेल में पढ़ता रहे। मैं तो ट्राई करूँगा जो जो आपको देने का इनके इनके बारे में डिटेल, जैसे मैं चार्ल्स वुड डिस्पैच को और पढ़ाऊँगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को और पढ़ाऊँगा। बट मान लो कुछ और पढ़ना चाहते हो, आपकी फर्स्ट पोस्ट ऑफिस कहाँ पे खुला था इंडिया में, थोड़ा इस तरह की नॉलेज आप, सबके पास इंटरनेट है तो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक क्विज़ आएगा, छोटा सा क्विज़ है।